CG Board Class 10th Social Science Chapter 4 Mineral Resources and Industrialization। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इस लेसन के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे पूछा है कि इंडिया के ईस्ट कोस्ट एरियाज़ में यानी कि ईस्ट कोस्ट स्टेट्स में और वेस्ट कोस्ट स्टेट्स में कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ईस्ट साइड में हुगली एंड विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन प्रेजेंट है, वहीं वेस्ट में मुंबई पुणे एंड गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन्स प्रेजेंट है। जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे ना तो एकदम ध्यान से जो इंडस्ट्रियल रीजन्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ स्लरी पाइपलाइन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू कैरी आयरन ओर माइंड इन। कौन से माइंस में मतलब आयरन ओर कैरी करने वाले ये स्लरी पाइपलाइंस जो है वो प्रेजेंट है, तो वो दंतेवाड़ा और विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन इंडिया में कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो सारा लोकेटेड है। फिर से क्वेश्चन यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन का ही है, तो इसका आंसर है आपका गुड़गांव एंड दिल्ली मेरठ। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। अब यहाँ से ब्रीफ में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वही आप अपने सेंटेंस में फ्रेम करोगे। नेक्स्ट है विच मेटालिक मिनरल इज़ मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा मेटालिक मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, तो इसका आंसर है आयरन ओर। नेक्स्ट है what was the objective of first mineral related law enacted after independence। यानी इंडिपेंडेंस के बाद में जो पहला मिनरल रिलेटेड लॉ बना था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद जो फर्स्ट मिनरल रिलेटेड एक्ट बना वो 1957 में बना था एंड इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड सेफ्टी टू वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड फॉरेन कंपनीज गेट परमिशन टू माइन इन इंडिया। यानी कि इंडिया में माइनिंग करने के लिए फॉरेन कंपनीज़ को कब परमिशन मिला था। तो जो भी सारे फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको ये परमिशन 1990s में मिला था, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो एक्ट में आए थे। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर एस्टैब्लिश्ड क्लोज टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड व्हाट टाइप ऑफ माइंस आर एस्टैब्लिश्ड क्लोज टू मार्केट। मार्केट के पास कौन से टाइप के इंडस्ट्रीज़ लगाए जाते हैं एंड रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वहाँ पर कौन सारे इंडस्ट्रीज़ लगाए जाते हैं। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है ना उनको हमेशा जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है ना उन जगहों पे लगाया जाता है हैवी इंडस्ट्रीज़ को। एग्जांपल में जैसे स्टील और सीमेंट के इंडस्ट्रीज़ हैं, तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के आसपास इनको स्टैब्लिश किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज यहाँ पे कम आए। और वहीं पे जो लाइट इंडस्ट्रीज़ होते हैं यानी कि वो सारे इंडस्ट्रीज़ जिसमें कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है वो मिलते हैं और उनको जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को हमेशा मार्केट के पास में लगाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तो ट्रांसपोर्ट करने में कोई ज़्यादा चार्ज आएगा नहीं और मार्केट से वो डायरेक्टली कंज्यूम हो सकता है, वो आइटम तो मार्केट के पास में रहेगा तो बहुत ईजिली वो लोग वहाँ पे उसको सेल भी कर सकते हैं, तो इसलिए इनको मार्केट के पास लगाया जाता है। एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर गारमेंट्स के जो सारे इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो सब। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंक इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। यानी कि इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करने में बैंक का क्या रोल है यहाँ पे। अब देखो बैंक जो है उसके रोल के अकॉर्डिंग मैं ये दो आंसर यहाँ पे है। एक तो ये शॉर्ट आंसर है क्योंकि मैं और करके दी हूँ ना, तो ये एक शॉर्ट आंसर है और एक ये लॉन्ग है। तो आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप ये दोनों ही लिख लेना कॉपीज़ में एंड ट्राई करना कि आप दोनों को याद कर लो ताकि मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आप इस आंसर को वहाँ पर फ्रेम कर पाओ। तो फर्स्ट आंसर, हालांकि दोनों चीज़ों में जो दोनों आंसर्स है दोनों में आपको जो अंदर का कॉन्सेप्ट है वो सेम ही मिलेगा, तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो बैंक्स प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स क्रेडिट टू सेट अप एंड एक्सपैंड इंडस्ट्रीज़। बैंक का क्या रोल है इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट में कि वो नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि लोन दे सकता है या फिर क्रेडिट दे सकता है, जिसके वजह से जो इंडस्ट्रीज़ है वो सेटअप करने में भी ईजी होता है और उसको एक्सपैंड करना भी ईजी हो जाता है। अब अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग में एक्सप्लेन करेंगे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इन सेटिंग अप एन इंडस्ट्री इज़ कैपिटल। किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल होता है। तो द बैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ सिक्योरिंग कैपिटल। ये कैपिटल जो है वो हम लोग को बैंक से मिल सकता है। बैंक जो है मोस्ट रिलायबल सोर्स है इस चीज़ का। ये जो बैंक है वो प्रोवाइड कराता है रिक्वायर्ड कैपिटल टू द इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेड्स टू सेटअप फैक्ट्री। और ये जो बैंक है वो साथ ही में कैपिटल प्रोवाइड करेगा एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू सेट अप इंडस्ट्रीज। This helps the industrialist to produce the necessary capital required to set up industry
फ्रॉम अ वेरी सिक्योर्ड सोर्स, बहुत ही सिक्योर्ड सोर्स से उनको अपना जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड है वो सारा मिल जाता है। तो बैंक का ये रोल है इंडस्ट्रीज़ के सेटअप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ इट दैट ओनली द गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन्स, यानी बैकवर्ड रीजन्स में जो भी सारे इंडस्ट्री सेटअप किए जाते हैं ना, उन सब में सिर्फ गवर्नमेंट है वो ही इन्वेस्ट करता है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर के साइड से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। इसका क्या रीज़न है? तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन बैकवर्ड रीजन्स टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड एड्रेस डिस्पैरिटीज़, as private investors often avoid these areas due to perceived higher risk and lower returns। गवर्नमेंट जो है वो बैकवर्ड रीजन्स में पैसे इसलिए लगाती है ताकि जो दूसरे रीजन्स हैं वहाँ तक जो भी सारे इंडस्ट्री सेटअप हैं उनके साथ में इन सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी रीजनली डेवलप हो पाए, एक बैलेंस दोनों के बीच में दिखे और डिस्पैरिटीज़ देखने के लिए ना मिले। वहीं पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इनमें पैसा लगाते ही नहीं है, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और लो रिटर्न मिलता है। तो इन्वेस्टर्स, अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं लगा रहे हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट तो वहाँ पे देगी ही, ताकि ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी कैरी फॉरवर्ड होते रहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइडल पावर एंड थर्मल पावर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको ज़रूर याद कीजिएगा कि हाइडल पावर और थर्मल पावर में क्या डिफरेंस होता है। जो हाइडल पावर है उसको प्रिपेयर किया जाता है वाटरफॉल से, जो वाटर वहाँ से आ रहा होता है ना, तो उसी से ही हाइडल पावर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है वाटरफॉल से। जब ये बहुत ज़्यादा हाइट से जो पानी वो नीचे आता है तो उसके वजह से वहाँ पे पावर जनरेट करते हैं उस फोर्स से। वहीं थर्मल पावर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो भी एनर्जी है वो सारा जो है वो कोल से जनरेट किया जाता है, कोल को बर्न करके। हाइडल पावर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वहीं पे थर्मल पावर जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कैसे बोल रहे हैं? जो कोल है वो तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए ये वाला जो इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा। वहीं पे वाटर रिन्यूएबल है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हाइडल पावर है ना, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज नहीं करता है, लेकिन जो थर्मल पावर है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि हम लोग कोल को बर्न कर रहे हैं तो बहुत सारा स्मोक यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। हाइडल पावर जो है उसके लिए बिग डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, जिसके वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करना पड़ता है। वहीं पे थर्मल पावर्स को भी सेटअप करने के लिए फॉरेस्ट को कट करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे माइंस डिग किए जाएंगे और माइंस बनाना है तो भी वहाँ पे फॉरेस्ट कट होगा ही। तो दोनों ही केस में फॉरेस्ट कट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डैम्स बनाने के लिए और यहाँ पे माइंस बनाने के लिए कट हो रहा है। अगर सिमिलैरिटीज़ भी पूछता है तो उसमें आप ये पॉइंट को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पूछा है व्हाट आर द नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग, माइनिंग के क्या सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं इन्वायरमेंट पे, एंड व्हाट आर द पॉसिबल मीन्स टू कर्ब दिस नेगेटिव इम्पैक्ट्स, और इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम लोग कैसे जो है सही कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं वो क्या क्या है यहाँ पे? तो डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, वाटर पोल्यूशन है और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। वहीं पे इनको सही करने का तरीका है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो है वो स्ट्रिक्ट हो, उनको अप्लाई किया जाए, अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग सूटेबल माइनिंग प्रैक्टिस, माइनिंग के लिए सही तरीका यूज़ किया जाए। और उसके बाद है रीस्टोरिंग माइंड एरियाज थ्रू रिफॉरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा था आपको? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसलिए रिफॉरेस्टेशन करेंगे, जस्ट उसका अपोजिट है, और लैंड रिक्लेमेशन। तो ये सारे उसके मेजर्स हो गए। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डन टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन लोकल कम्युनिटीज़ एंड व्हाट मेजर्स कैन बी अंडरटेकन टू इंश्योर दैट दे बेनिफिट फ्रॉम माइनिंग ऑपरेशंस, यानी कि लोकल कम्युनिटीज़ में माइनिंग का जो इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ को कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है और क्या सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं जिसके वजह से उनको इसका बेनिफिट भी पहुँचे। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिनिमाइज़ भी करना है और साथ में फिर उससे उसको बेनिफिट पहुंचाना है। तो आप क्या लिख सकते हो? पहले तो जो स्टेटमेंट होता है ना, ये वो पूरा हम लोग क्वेश्चन से ही लेकर के आएंगे कि फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अंडरटेकन टू, यहाँ से दिख रहा है, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन लोकल कम्युनिटीज़, वही लिखी हूँ, टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन लोकल कम्युनिटीज़। एंड के बाद क्या पूछा था? व्हाट मेजर्स कैन बी अंडरटेकन टू इंश्योर दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम माइनिंग। तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं? एंड इंश्योर देम बेनिफिट फ्रॉम द माइनिंग ऑपरेशंस। क्या क्या पॉइंट्स हैं जो दोनों चीज़ में आ जाएगा? मिनिमाइज भी हो जाएगा उसी से एंड उसी से इनको बेनिफिट भी पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट है इंश्योरिंग फेयर कंपनसेशन, जब उनके लैंड में आप माइनिंग कर रहे हो तो उनको फेयर कंपनसेशन मिल जाए उसका, यानी कि अच्छे खासे पैसे मिले उसके। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब क्योंकि वहाँ पे आप उनका लैंड लिए हो और वहाँ पे माइंस बनने जा रहे हैं तो उस माइंस में आप इनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। इससे उनको बेनिफिट भी होगा और उनका जो सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है माइनिंग से वो रिड्यूस भी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर,
लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करे जाएँ, तो उससे इन सबको बेनिफिट हो सकता है। ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन का आंसर। अब 11th क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन टू इंश्योर दैट द होल कंट्री एंड नॉट जस्ट अ फ्यू इन्वेस्टर्स गेन फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज़। यानी कि जो भी सारी माइनिंग होती है ना, उससे सिर्फ इन्वेस्टर्स को नहीं बल्कि पूरी की पूरी कंट्री को जो है फ़ायदा हो उसका, उसके लिए क्या किया जा सकता है। सो द गवर्नमेंट शुड इन्फोर्स पॉलिसीज दैट रिक्वायर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग रेवेन्यूज, इन्वेस्ट इन पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड इंश्योर ट्रांसपोर्ट एंड अकाउंटेबल मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग रिसोर्स। ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल मैनेजमेंट ऑफ माइनिंग रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए कि पहले तो पॉलिसीज ऐसे एनफोर्स करें कि जो भी माइनिंग रेवेन्यू है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसके अलावा जो भी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाए, एंड उसके अलावा ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट हो, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पब्लिक के सामने क्लियर रहे एकदम। 12th क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू मेक कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर माइनिंग, हाउ कुड नेशनल इंटरेस्ट बी थ्रेटेंड इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी कैसे अवेलेबल कराया जाए माइनिंग के लिए, एंड उसके बाद फिर ये है कि क्या सारे नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो इस प्रोसेस से थ्रेटन हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि एनकरेजिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, प्रोवाइडिंग टैक्स इंसेंटिव्स एंड प्रमोटिंग फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कैन मेक कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल। फर्स्ट पार्ट जो था आपके क्वेश्चन का उसका ये आंसर हो गया कि कैपिटल कैसे, मतलब माइनिंग के लिए कैपिटल और टेक्नोलॉजी कैसे अवेलेबल कर सकते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना करके और टैक्स इंसेंटिव्स दे करके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। इसके बाद फिर ये है कि हाउ कुड नेशनल इंटरेस्ट कैन बी थ्रेटेंड, हाउ कुड नेशनल इंटरेस्ट बी थ्रेटेंड इन द प्रोसेस। अब नेशनल इंटरेस्ट कैसे थ्रेट हो रहा है इसमें, तो हाउ एवर दिस कुड थ्रेटन नेशनल इंटरेस्ट इफ इट लीड्स टू एक्सेसिव फॉरेन कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड अंडरमाइंस लोकल इंडस्ट्रीज़। यानी कि अगर फॉरेन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो अगर फॉरेन कंट्रोल ज़्यादा आ जाएगा यहाँ के रिसोर्सेज में तो ये एक थ्रेट कॉज कर सकता है हमारे नेशन को। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ परमिटिंग फॉरेन कंपनीज टू एंटर माइनिंग इंडस्ट्रीज़। यानी कि माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में फॉरेन कंपनीज़ को आने देने से क्या सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ परमिटिंग फॉरेन कंपनीज टू एंटर माइनिंग इंडस्ट्री इंक्लूड, क्या क्या एडवांटेज है, तो एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, हम लोग को एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा, एक्सपर्टीज़ मिल जाएगा, जिसके वजह से जो एफिशिएंसी है और प्रोडक्शन है वो दोनों ही चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन साथ में डिसएडवांटेज क्या देखने के लिए मिलेगा कि पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा यहाँ पे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, और जो फॉर नेशनल एसेट्स है ना उनका कंट्रोल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज़ अगर फॉरेन कंपनीज एंटर हो रही हैं तो वो अपना कंट्रोल इसके ऊपर लाने लगेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया with the most abundant mineral resource are also the region that are least developed and where the poorest people live. Why is this so in your opinion? यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडिया में जो सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, वही सारे एरियाज़ या वही सारे रीजन्स भी ऐसे हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही पुअर हैं। तो उसका क्या रीज़न है आपके ओपिनियन में। अब यहाँ पे देखो कि डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के जो भी सारे हैं जहाँ पे मोस्ट अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, लेकिन वहीं पे लीज डेवलपमेंट है, यानी कि वहाँ पे पुअरेस्ट पीपल रहते हैं। जो ये स्टेटमेंट है एग्जैक्ट वही आप यहाँ पे लिखिए। उसके बाद इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज हैं तो लेकिन उनको सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा है। उनको यूज़ करके वो पैसे बना सकते हैं या डेवलप हो सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं उसको। दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब कुछ अवेलेबल ही नहीं है उनके पास में जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें कर पाएँ। उसके बाद इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन द लोकल डेवलपमेंट, यानी कि लोकल डेवलपमेंट में सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं जा रहा है, यानी कि वहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन उस लोकेलिटी में डेवलपमेंट आए उस चीज़ के लिए कोई प्रॉपर वहाँ पे चीज़ें हो रही नहीं है। और उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनिंग कंपनीज विदाउट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि ये भी हो सकता है कि वहाँ से जो भी सारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ तो किया जा रहा हो, यानी कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो, लेकिन उसका जो भी सारा रेवेन्यू आ रहा है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन या बेनिफिट जो है वो वहाँ के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15,
Why have industries migrated from developed to developing nations in last 50 years? Explain with example। यानी कि पिछले 50 years में ऐसा हो रहा है कि जो भी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड एरिया से डेवलपिंग नेशंस की तरफ में जो है वो ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, माइग्रेट हो जा रहे हैं। तो इसका क्या रीज़न है? वो सारे इंडस्ट्रीज़ के माइग्रेट होने का रीज़न क्या है? टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर लेबर कोस्ट। जो डेवलप्ड नेशंस हैं ना वहाँ पे ऑब्वियसली जो लेबर कोस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं डेवलप्ड से डेवलपिंग नेशन की तरफ आ जाते हैं ताकि जो लेबर कोस्ट है वो कम हो जाए। उसके बाद इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस भी उन लोग को देखने के लिए ना मिलें, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे होंगे नहीं। जो डेवलप हो चुका है उनके अपने पूरे पूरे रूल्स होंगे, तो उन सब चीज़ों से बच सकते हैं, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा एक्सेसिंग टू एमर्जिंग में मार्केट्स। अभी यहाँ डेवलपिंग नेशन के जो भी मार्केट है वो सारे अभी एमर्ज हो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, तो उसके ऊपर इनको अपना अच्छा खासा एक्सेस मिल जाएगा। एग्जाम्पल है मैनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव मूव्ड फ्रॉम यूएस कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया। यूएस से कहाँ चले गए हैं? चाइना और इंडिया की तरफ में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो मूव हो रहे हैं। 16th क्वेश्चन है why are industrial regions unstable? Why do industries shift out of locations that they were well established in? यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो अनस्टेबल क्यों है, और जो भी सारे इंडस्ट्रीज़ जिस जगह पे जिस भी लोकेशन पे वो लोग स्टैब्लिश्ड हैं वहाँ से शिफ्ट क्यों हो जा रहे हैं दूसरी तरफ? तो इंडस्ट्रियल रीजन्स कैन बी अनस्टेबल ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस, शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड एंड इवॉल्विंग ट्रेड पॉलिसीज़। इसके अनस्टेबल होने का रीज़न क्या है कि इकोनॉमिक चेंजेस आते रहते हैं मार्केट में, हमेशा कंज्यूमर का जो डिमांड है वो शिफ्ट होता रहता है। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं, जो इसमें ट्रेड पॉलिसीज़ हैं वो सारे भी इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल शिफ्ट टू सीक कॉस्ट एडवांटेज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो क्यों शिफ्ट होती हैं? ताकि कॉस्ट एडवांटेज मिल पाए उनको, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाए उनको, और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग जिस जगह पे फेवरेबल हो वो वहाँ पे अपने इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन। 17 है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लेबर एंड मार्केट डेवलपमेंट। लेबर और मार्केट डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है? तो एक स्किल्ड लेबर जो होगा और एबंडेंट लेबर फोर्स अगर प्रेजेंट होगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो वहाँ पे एसेंशियल हो जाता है। ठीक है, अ स्किल्ड एंड अबंडेंट लेबर फोर्स इज़ एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स मार्केट डेवलपमेंट। एंड अगर ये सारी चीज़ें अबंडेंट है वहाँ पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सही से हो रहा है, तो मार्केट का डेवलपमेंट भी होगा ही बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। कैसे डेवलपमेंट होगा? क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंज्यूमर के ऊपर वो लोग स्पेंड भी कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये रिलेशन होता है लेबर और मार्केट डेवलपमेंट में। जैसे जैसे लेबर बढ़ेंगे तो मार्केट का डेवलपमेंट जो है वो अपने आप ही हो जाता है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर 4 का सारा क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको सारे आंसर्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। So thanks for watching students, and if you like the video then please do subscribe to my channel, and if you want to stay connected with us then join the telegram link given in description. Thanks again.